चलिए, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो सेवा स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज पहला क्लास है आप लोगों का और हमारे बीच में सर उपस्थित है जो आपके सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर हैं, वो उपस्थित है और काफ़ी एक्सपीरियंस शिक्षक है। नाम भी इनका प्रवीण सर है और आपका जो लेक्चर लेंगे, लेक्चर 1 में सारी बातों को बताएंगे इंटर्नशिप से संबंधित। सबसे पहले तो आप सेवा स्टडी सेंटर जो है अगर आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो कर लीजिए। प्ले स्टोर में जाएंगे और प्ले स्टोर में जाने के बाद उसको इंस्टॉल कीजिए। अभी लाइव क्लास चल रहा है, लाइव के बाद उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगा, इसलिए घबराना नहीं है। अगर एक बार में समझ में नहीं आता आप उसको दोबारा देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, कई बार भी देख सकते हैं। लेकिन आपका इंटर्नशिप जो 5th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं डीसी कॉलेज के, सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और देर ना करते हुए आज टाइमली आपका क्लास शुरू होने जा रही है और करीबन 1 घंटा सर क्लास लेंगे। सभी लोग उपस्थित रहेंगे। सर का जो मार्गदर्शन रहेगा आप पूरी तरह से उनको समझेंगे और क्लास को पूरी शांतिपूर्वक आप समझें और क्लास शुरू कर दें। सर हमारे बीच में आ चुके हैं, प्रवीण सर। सबसे पहले तो आप प्रवीण सर का स्वागत करते हैं। और प्रवीण सर आप बाकी सब बातें तो आपको मैं बता ही दिया हूँ। श्री एजुकेशनल वेलफेयर एसोसिएशन सेवा से जितने भी छात्र छात्राएं इनसे जुड़े हुए हैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं आज के क्लास के लिए। धन्यवाद। थैंक यू मुन्ना सर कि आपने मुझे ऐसे छात्रों से जोड़ने का काम किए। सबसे पहले श्री एजुकेशनल वेलफेयर एसोसिएशन सेवा स्टडी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। मेरा नाम कुमार प्रवीण है और कॉलेज प्रशासन तथा मुन्ना सर के द्वारा जो एक नया इनिशिएटिव लिया गया है आप लोगों के लिए, ये काफी महत्वपूर्ण है। मैं इस बात को लेकर के अस्वस्थ हूं और अस्वस्थ ही नहीं हूं, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि बिहार में जितने भी कॉलेजेस में इंटर्नशिप के प्रोग्राम चल रहे हैं उस सब में बेहतर देने का प्रयास मेरा जारी रहेगा। और आप लोग मुन्ना सर को थैंक यू बोलेंगे कि श्री एजुकेशनल वेलफेयर एसोसिएशन सेवा स्टडी सेंटर के माध्यम से आप लोगों के इंटर्नशिप के लिए जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट लोगों को लेकर के आए हैं उनसे आपसे पढ़वाएंगे। पहली बात मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि लगभग जो है कि 12 वर्ष हो गए, उससे ज्यादा ही हो गया आप लोगों का सेवा करते हुए। और सिविल सर्विसेज के पढ़ाने का जो अनुभव मुझे रहा है पिछले 10 वर्षों से, वो सभी जो है कि अनुभव आपके लिए हम झोंक देंगे। इंटर्नशिप में अलग अलग सब्जेक्ट, जैसा कि मैं आपको इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस एंड पॉलिसी से रिलेटेड जो है कि क्लास लेंगे, वो अगर आप इस क्लास के माध्यम से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो आपके जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी निकलेगा वह आपका एग्जाम। और अलग अलग जो है कि सब्जेक्ट फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे। बिना देर किए हुए हम आपको बता दें जरा कि किसी भी प्रकार का अगर कोई जो है कि प्रॉब्लम आपको होगा, जैसे राइटिंग से रिलेटेड, वो आपको जो है कि अभी अगर चैट बॉक्स खुला हुआ नहीं होगा तो मुन्ना सर को अपने अपने ग्रुप में मेरे क्लास से रिगार्डिंग आप मैसेज कर दीजिएगा। आपको मैं बता दूं कि फिर से कि आपका इंटर्नशिप को बहुत गंभीरता से लीजिएगा। मैं आपको उस स्तर पर लेकर जाना चाहता हूं ताकि आपको लगे कि इंटर्नशिप का मतलब यह होता है, न कि खाना पूर्ति। ज्यादा देर हम नहीं करेंगे और मेरा सब्जेक्ट जो है वो है इकोनॉमिक्स, बैंकिंग। अगर सब्जेक्ट का हम लोग बात करें, एक बार आप बता दीजिएगा कि कलर आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मेरा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस
एंड एटीसी, इससे रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी। ठीक है। अब यहां पर आप लोग के मन में आएगा कि सर यहां पर इकोनॉमिक्स आप लिखे हुए हैं, इकोनॉमी क्यों नहीं लिखे हुए हैं? तो यहां से शुरुआत होगी कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। कुछ लोग अगर इंग्लिश मीडियम वाले होंगे उसमें भी आप सजेशन देंगे, क्योंकि हम आपको बाइलिंगुअल पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों, लेकिन पीडीएफ आप लोगों को हिंदी में ही दिया जाएगा। बहुत टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप इसको इंग्लिश में ट्रांसफर कर लीजिएगा। अब शुरुआत पर करते हैं हम लोग, यहां पर आप लोगों से आ जाएंगे। यहां पर जरा ध्यान रखेंगे, एक आपका शब्द हो गया अर्थशास्त्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक्स। दूसरा आपका सब्जेक्ट इसी में आ जाता है, ये आपका जुड़ा हुआ पार्ट है अर्थव्यवस्था, जिसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमी। और आप लोग नाम सुने होंगे इंडियन इकोनॉमी। बड़े इत्मीनान से, बड़े आराम से मेरे क्लास को सुनिएगा, फिर आपको बता देते हैं कि आप लोगों को इंटरेस्ट जग जाएगा और इस क्लास का इंतजार रहेगा, क्योंकि इंटर्नशिप केवल खाना पूर्ति नहीं होगा। नाम ही है श्री एजुकेशनल वेलफेयर एसोसिएशन, शॉर्ट फॉर्म सेवा। तो कुमार प्रवीण थ्रू द मुन्ना सर आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करते हुए सेवा ही कर रहे हैं। अब जरा ध्यान रखेंगे कि यहां पर हमने ये बात क्यों लिखे, इसके बारे में जरा ध्यान से चर्चा करेंगे। आइए जरा, अर्थशास्त्र, इसके तहत उत्पादन, ध्यान रखिएगा, उत्पादन, उपभोग, वितरण, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, चलिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा कल्याण, मतलब वेलफेयर, इसमें भी वेलफेयर है, कल्याण के बारे में अध्ययन कराया जाता है। मेरे बच्चे जरा ध्यान रखेंगे, आप सभी लोग ग्रेजुएशन के सेमेस्टर वाइज को जो कर रहे हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के थ्रू जो ग्रेजुएशन सेमेस्टर वाइज हो गया है, इसमें सारी चीजों को बहुत गंभीरता पूर्वक सुनना पड़ता है। आप लोगों ने देखा कि हम बोल रहे हैं कि इसके तहत उत्पादन यानी प्रोडक्शन, इंग्लिश में भी हम बोल रहे हैं, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरनेशनल ट्रेड एंड वेलफेयर के बारे में अध्ययन कराया जाता है। तो ये हो गया अर्थशास्त्र। यहां पर एक छोटा पॉइंट हम लिखेंगे आप लोगों के लिए, विश्व में यह सभी जगह लागू होता है, चाहे वो अमेरिका का इकोनॉमिक्स पढ़िए, जर्मनी का पढ़िए, फ्रांस का पढ़िए, भारत का पढ़िए, ऑल टाइप्स ऑफ टर्म्स, कंडीशन एंड एक्टिविटी इंप्लीमेंटेशन ऑन दिस कंट्री। बट अर्थव्यवस्था अब अलग हो जाएगा। तो अर्थव्यवस्था में केवल भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। अब इसका डिफिनीशन क्या होगा, जरा ध्यान से समझेंगे। यह डिफिनीशन होगा जब किसी देश के सीमा के अंदर, देश के सीमा के अंदर उत्पादन, उपभोग, वितरण, आवाज जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक ठीक। जब किसी देश के सीमा, क्योंकि पहला क्लास है बच्चे, आप लोग का कोऑपरेशन जरूरी है। हम फिर से आप लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग को क्लास
इंटर्नशिप से आप लोग का कंपटीशन की तैयारी हो जाएगी और आने वाले समय में मुन्ना सर को, सेवा डीसी कॉलेज के प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूं कि इसके माध्यम से आपका घर बैठे तैयारी जो हो रहा है और अन्य जगहों पर जब इंटर्नशिप के रूप में अलग जो है की चीजें हो रही हैं। फिर ध्यान रखेंगे, अर्थशास्त्र का सभी कंडीशन टर्म अप्लाई होगा हर जगह। अर्थव्यवस्था में किसी देश के सीमा के अंदर उत्पादन, उपभोग, वितरण, व्यापार एवं कल्याणकारी योजनाओं के बारे में कल्याणकारी अभी हम जो लिख रहे हैं वो दिख रहा है कि नहीं बोर्ड पर, वीडियो में दिख रहा है ना? ठीक। व्यापार एवं कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अध्ययन कराया जाता है। अध्ययन कराया जाता है। ये था थोड़ा सा डिफरेंस इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमीज में, जो मुझे बताना जरूरी था, क्योंकि बच्चों के जो है कि पास गया होगा इकोनॉमी, बैंकिंग एंड फिनांस, लेकिन इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में अंतर भी समझना है और हम लोग इंडियन इकोनॉमी ही पढ़ेंगे और यहां से शुरुआत करने जा रहे हैं। फिर और जो है कि पॉइंट्स को हम ध्यान से समझेंगे। अर्थशास्त्र का परिभाषा, अर्थशास्त्र के बारे में कंप्लीट एकदम कॉम्पिटेटिव वे चलेगा। आपके एग्जाम में आएंगे, आपके थ्योरी में आएंगे और आप लिख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे। दूसरी बात, इससे रिलेटेड अगर प्रोजेक्ट बनाएंगे तो और बेहतरीन होगा और ये आपके काम आएगा। 12 बजे से मेरा क्लास रेगुलर चलेगा। आप लोग एकदम रेडी होकर के, तैयार होकर के बैठिएगा, कॉपी पेन के साथ बैठिएगा, बिल्कुल मत छोड़ दीजिएगा कल पर, फिर आपके लिए प्रेशर बन जाएगा। आ जाइए, अर्थशास्त्र के संबंध में अगर हम लोग बात करें तो प्राचीन अर्थशास्त्र और देखिएगा ध्यान से, हमने आपको बोले कि प्रोजेक्ट बनाइएगा तो ऐसे ही डायग्राम बनाना पड़ता है प्रोजेक्ट में। अगर डायग्राम बना करके 2 लाइन कम लिखते हैं आपको नंबर ज्यादा मिलेगा, डायग्राम नहीं बना करके 10 लाइन लिखिएगा एकदम एवरेज नंबर मिलेगा। इसलिए मेरे बच्चे डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, जैसे हम बनाएंगे वैसे डायग्राम बनाइएगा। प्राचीन अर्थशास्त्र के लेखक, आप लोग का कमेंट मेरे पास नहीं आ रहा है लेकिन हम जानते हैं कि आप लोग इसका जवाब खोजिएगा। तो प्राचीन अर्थशास्त्र के लेखक हैं, उनका नाम है चाणक्य। नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। चाणक्य को और हम लोग जो है कि कहते थे किस नाम से, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था इनको। लेकिन क्या यह अर्थशास्त्र की पुस्तक थी? नो, यह कंप्लीट पॉलिटिकल बेस्ड पुस्तक था जो मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी प्रदान करता है और मौर्य प्रशासन को चलाने के लिए नियम और जो है कि कानूनों का सार संग्रह है। मेरे बच्चे यहां पर हम लोगों को लिखना जरूरी होगा, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा इसके बारे में लिखेंगे, इस अर्थशास्त्र के बारे में। हम चाहेंगे कि पहले क्लास का रिव्यू आप लोग अपने अपने ग्रुप में दे दीजिएगा। मुन्ना सर ग्रुप बनाए हुए हैं ताकि आप लोगों को और भी किस तरीके से हमको आगे हैंडल करना है। अंतिम क्लास के रूप में जब हम छोड़ करके जाएंगे इकोनॉमिक्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, तो मैं चाहता हूं कि आपके दिलो दिमाग में कुमार प्रवीण का नाम छपे या न छपे, सेवा का नाम जरूर छपना चाहिए। एसडी कॉलेज के प्रशासन का धन्यवाद जरूर छपना चाहिए कि सर आप इस तरीके से इस सब्जेक्ट का इंटर्नशिप कराए। आइए अर्थशास्त्र में जरा बात करेंगे। तो यह अर्थशास्त्र जो है बच्चे, ये है, यह पूर्णतः राजनीति आधारित पुस्तक है जिसमें मौर्य प्रशासन, ये सब आपके एग्जाम से रिलेटेड है, जिसमें मौर्य प्रशासन के लिए नियमों एवं कानूनों
के बारे में उल्लेख किया गया है, के बारे में उल्लेख किया गया है। सेवा ने आपके लिए बहुत कुछ सोच करके रखा हुआ है। अच्छा चलिए, थोड़ा और क्लियर लिखना है। सिलेबस हम बता देंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन का, अभी तो हमने सिलेबस बताया ही नहीं। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, अभी उसको हम लोग पढ़ेंगे। सिलेबस हम लिखवा कर ही आपको पढ़ा देंगे। अब आ जाइए, मेरा प्रयास रहेगा आप लोगों के साथ कि पीडीएफ के माध्यम से क्लास करा करके आप लोगों को पढ़ा दें। कुछ लोगों का कमेंट था कि सर इतना टाइम ड्यूरेशन तक खत्म कर देना है, टेंशन फ्री रहिए। सेवा एंड कुमार प्रवीण ऑलवेज विथ यू, तो हम लोग के पर दिमाग में है। आ जाइए आप जरा ध्यान से, बारे में उल्लेख किया गया है। अब आगे बात करेंगे थोड़ा सा इधर, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है भाई? तो उनका नाम है एडम स्मिथ, उनका नाम है एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, ठीक है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा, अब इनके बारे में जरा बात करेंगे। इनके पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस। इसके प्रकाशन का अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका जो है कि प्रकाशन आपका हुआ है 1776, ठीक है। यहां से हो सकता है कि आप लोगों को फैक्ट के रूप में भी क्वेश्चन आए। अब यहां से हम लोगों की शुरुआत हो रही है सिलेबस वाइज चैप्टर नंबर 1, ठीक है। अब जरा बात करेंगे सिलेबस का। आवाज क्लियर जा रही है? थोड़ा सा और क्लियर लिखने की बात हो रही थी, ठीक है। तो उसको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। अभी पहला क्लास है, बोर्ड फंक्शन थोड़ा सा समझने में एक टाइम लगेगा। तो चैप्टर नंबर 1 पढ़ने हम लोग जा रहे हैं। चैप्टर स्टार्ट हो गया है बिल्कुल बिना देर किए। पहला लेक्चर का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि केवल आपके बारे में हम जाने, अपने बारे में बताए। क्लास शुरू, चैप्टर शुरू। चैप्टर 1 और चैप्टर 1 है आप लोग का, कलर चेंज कर रहे हैं, 3 ही कलर। कौन सा कलर ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है? व्हाइट तो ले लिए, ठीक है, ठीक। आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं। चैप्टर का नाम है आर्थिक क्रियाएं, जिसमें बहुत सारी बातें हम लोग सीखेंगे और आप कुछ चीजों से वाकिफ भी होंगे। एक बार ब्लैक भी लेते हैं, जरा सा बताइएगा आप लोग कौन सा कलर ठीक लग रहा है। चलिए, 1-2 दिन मैनेज करना होगा, बोर्ड फंक्शन आप समझ जाइएगा, नहीं होगा तो बैकग्राउंड चेंज करा करके और हम इसको कर देंगे, ठीक है। आइए यहां जरा ध्यान रखेंगे। किसी देश के मैक्सिमम पीडीएफ आप लोगों को हम प्रोवाइड करेंगे और उसके माध्यम से हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है। किसी देश के संपूर्ण संसाधनों का उनके नागरिकों के लिए, उनके नागरिकों के लिए विवेकपूर्ण तरीके से विवेकपूर्ण
तरीके से समुचित उपयोग के बारे में, समुचित उपयोग के बारे में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, जिसका विवरण निम्न है। अब यहां पर एक पॉइंट और हम लोग लेंगे। अर्थव्यवस्था को निम्न वर्गों में बांटा गया है। अच्छा, इंग्लिश में वो तो बोल ही रहे हैं। अर्थव्यवस्था को निम्न वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। वो अर्थव्यवस्था क्या क्या है जरा बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए, अर्थव्यवस्था, विदाउट इंग्लिश तो इकोनॉमिक्स चल ही नहीं सकता। इकोनॉमी को पहला चैप्टर चल रहा है तो बता दिए, उस पर चर्चा हो गया। बच्चे क्लास पर ध्यान रखें, अगर सिलेबस पर अभी चर्चा करेंगे तो फिर आप लोग का टाइम ज़ाया होगा। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को पढ़ाएं हम। चैप्टर 1 का नाम है, देख लेंगे बगल में, चैप्टर 1 का नाम है आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक सिस्टम, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, ठीक है। बाकी जो है कि प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, इंटर्नशिप का कितना आपको मार्क्स किस तरीके से गेन करना है, सारी चीजों का चर्चा हो जाएगा। पहला क्लास है और हम लोगों ने लाइव क्लास स्टार्ट कर दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे टेक्निकल फॉल्ट्स भी होते रहते हैं। आइए जरा ध्यान से, तो अर्थव्यवस्था को हम लोग सबसे पहले 3 पार्ट में बांटेंगे। पहला विकास के आधार पर, चलिए इसको दूसरा में रख देते हैं हम। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। दूसरा, विकास के आधार पर, विकास के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। और एक है आपका संबंध के आधार पर, संबंध के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन। अब इसमें कौन कौन से जो है कि अर्थव्यवस्था होते हैं इसमें जरा ध्यान रखेंगे। पहला आप लोग नाम सुने होंगे, सब लोग सुने होंगे, पूंजीवादी, इसको कहते हैं कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म पीडीएफ आप लोग के पास जाएगा, टेंशन फ्री रहेंगे। कैपिटलिज्म। दूसरा होता है आपका समाजवादी। आवाज क्लियर जा रहा है ना? ऑल क्लियर? ठीक। समाजवादी, इसको कहते हैं सोशलिस्ट। और एक होता है आपका मिश्रित, इसको कहते हैं मिक्स्ड।
पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, कैपिटलिज्म, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। अब आ जाएंगे विकास के आधार पर। तो विकास के आधार पर भी 3 आपका अर्थव्यवस्था है, जिसका नाम है विकसित, इसको कहते हैं डेवलप्ड। दूसरा होता है विकासशील, डेवलपिंग, और तीसरा होता है आपका अल्प विकसित, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अंडर डेवलप। और संबंध के आधार पर 2 होगा, एक होगा बंद अर्थव्यवस्था, जिसको इंग्लिश में कहेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी, और दूसरा होगा आपका खुला अर्थव्यवस्था, इसको कहेंगे ओपन इकोनॉमी। फिर से चीजों को समझ लेंगे बच्चे। अगर हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में, तो अर्थव्यवस्था को टोटल 3 बेस पर 8 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी मालिकाना हक के आधार पर। दूसरा कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के आधार पर। और तीसरा आपका होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, यानी संबंध के आधार पर। अब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बात हम लोग जानेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? तो मेरा एक बड़ा सिंपल फंडा चलता है, पढ़ाई को ज्यादा प्रेशर नहीं बनाना है, पढ़ाई को एंजॉय करना है। ध्यान रखेंगे यहां पर प से पूंजीवादी, प से प्राइवेट लोग, स से समाजवादी, तो स से सरकारी आदमी। यानी प्राइवेट आदमी जब हैंडल करेगा तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सरकारी जो है कि लोग हैंडल करेंगे तो समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये दोनों जब समझ गए तो ये जब दोनों मिल के काम करेंगे तो उसको कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। कुल मिलाजुला करके एक बात क्लियर। अब 2-2, 4-4 पॉइंट हम इसके बारे में एलोबरेट कर देंगे। अब थोड़ा सा आ जाएंगे इधर। ये कह रहा है कि विकसित अर्थव्यवस्था, तो जनसंख्या कम है, पैसा ज्यादा है, तकनीक यानी टेक्नोलॉजी ज्यादा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा है, लोगों के पास रोजगार है, हाई स्टैंडर्ड जी रहे हैं जीवन, पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, वो हो गया डेवलप्ड। लाइक एज अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब देश आएंगे आपका डेवलप्ड कंट्री। दूसरा क्या है? डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री मतलब अभी इस तरीके के चीजों को अचीव और गेन करने के लिए ये सब लोग मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? अपना इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, मिस्र, थाईलैंड, अर्जेंटीना, ये सब देश बहुत गरीब नहीं है, बहुत अमीर भी नहीं है, बीच वाले हैं, जिसको कहा जाएगा विकासशील। ठीक है, विकास के लिए प्रयत्नशील, दैट इज कॉल्ड विकासशील। अब ये कौन है भाई? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अंडर डेवलप्ड कंट्री। ये कौन है? तो आप हमारे पड़ोसी को ले सकते हैं, पाकिस्तान, इथोपिया, जहां पर अभी जो है कि विकास पहुंचा ही नहीं है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? अल्प विकसित। अब ये 2 कौन है? बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। तो बंद अर्थव्यवस्था मतलब वैसा देश जो एक दूसरे देश, तीसरे देश, सैकड़ों देशों के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, यानी आयात और निर्यात करता है। जबकि बंद अर्थव्यवस्था में, खुली अर्थव्यवस्था, जबकि बंद अर्थव्यवस्था में ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। अब एक एक बारे में हम लोग जरा बात करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। यहां पर हेडिंग दे दिया जाए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। मुन्ना सर समय समय पर रिव्यू लेते रहिएगा। कलर व्हाइट ठीक है, रेड ठीक है, येलो ठीक है, ब्लैक ठीक है, क्योंकि बच्चों का जो जिम्मेदारी आप उठाए हैं और आप जिम्मेदारी हम लोग पर जो दी है अच्छे से करना है सबको। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब इसका बार बार इंग्लिश नहीं लिखेंगे हम, एक बार लिख दिए हैं और इंग्लिश वाला पीडीएफ तुम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसमें क्या होता है जरा ध्यान रखेंगे।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नंबर 1, यह नहीं, ठीक है, पतला जाएगा तो और नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, पतला होगा, चल जाएगा। चलिए, यह निजी लोगों द्वारा, देखिए एक बार आप ही, निजी लोगों द्वारा संचालित किया जाता है। संचालित किया जाता है। दूसरा, इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। तीसरा, यह अनियोजित अर्थव्यवस्था है। यह अनियोजित अर्थव्यवस्था है। चौथा, इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। लाभ कमाना होता है। इसमें बाजार में प्रतियोगिता देखा जाता है। प्रतियोगिता देखा जाता है। यह खुली अर्थव्यवस्था को प्रमोट करता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के ये सारे गुण हैं। हम जो बोल रहे हैं उसको भी सुनना है, बाकी तो लिख ही रहे हैं। पीडीएफ देंगे, 70% पीडीएफ जाएगा, बाकी उसके बारे में हम लोग समझा देंगे। आज पहला क्लास था, इसलिए आप लोगों को यह मैसेज भी देना था कि क्लास शुरू हो गया है आपका, लेकिन जो बोलेंगे साथ साथ आप उसको लिख भी सकते हैं। आवाज क्लियर जा रहा है, ठीक है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसको कहेंगे कंप्लीट, आप ध्यान रखेंगे, प्राइवेट सेक्टर बेस्ड होता है, ठीक है। अब जरा आगे आ जाते हैं हम लोग। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था में जब जाएंगे, यह पूर्णतः सरकार द्वारा संचालित होता है। ज्यादा ठंडा नहीं है ना? यह सरकार द्वारा संचालित होता है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना कम, जबकि कल्याण करना ज्यादा होता है। कल्याण करना ज्यादा है।
इसमें बाजार में प्रतियोगिता नहीं देखी जाती है, नेक्स्ट, इसमें उपभोक्ता की स्वतंत्रता कम होती है। अब उपभोक्ता की स्वतंत्रता क्या है? अगर मान लेते हैं कि चाइना में ओप्पो मोबाइल है, अच्छा नहीं चल रहा है, तो वीवो ले लेंगे। वीवो से मन नहीं भरा, सैमसंग ले लेंगे। सैमसंग से मन भर गया, नोकिया ले लेंगे। ये होता है प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन अगर गवर्नमेंट कहेगा कि कोई भी व्यक्ति मोबाइल लेगा तो मोटरोला का ही लेगा, तो भाई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। यह लाइन उसी से जो है कि यह उपभोक्ता की स्वतंत्रता को कम कर देता है। सरकार जो कहेगी वही। अब जरा ध्यान रखेंगे, अब जो है कि यह एग्जाम्पल देंगे भले ही, लेकिन अब यह ऐसा नहीं है। पहले सोवियत रूस था, जिसको हम लोग यूएसएसआर कहते हैं, तो सोवियत रूस इसका एग्जाम्पल था, लेकिन अब वो भी नहीं है। सोवियत रूस बाद में जो है कि 13-14 देशों में बंट गया 1991 में। उसके बाद जो है कि उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, यूक्रेन, जो आप सुन रहे होंगे यूक्रेन रसिया युद्ध, ये सब पहले यूक्रेन का ही पार्ट था। अब जरा बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में एक पॉइंट केवल हम लोग पढ़ेंगे और उससे ही आपका क्लियर हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो इसमें जरा ध्यान रखेंगे, एक लाइन में काम खत्म। इसके तहत पूंजीवादी प्लस समाजवादी गतिविधि होती है, एक्टिविटी होती है। मतलब एक बात में सरकार और प्राइवेट लोग दोनों मिलकर के काम करते हैं इसमें, और यह कहलाता है हम लोगों का मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसका इंग्लिश हम लिख दिए हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर? अब हम लोग बात करने जा रहे हैं विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के बारे में। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था क्या होता है? दिखाई दे रहा ना उस पर? देखें जरा, एक बार हम भी देख लेते हैं भाई, बच्चों को कोई दिक्कत, एक नंबर है तो ठीक। अब आइए विकास के आधार पर। विकास के आधार पर विकास के आधार पर विकास के आधार पर अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको दो भाग में बांट देते हैं। पहला हो जाएगा विकसित, दूसरा हो जाता है विकासशील। चलिए अब इसको फटाफट हम लोग लिख देंगे। जनसंख्या कम, जनसंख्या अधिक, प्रति व्यक्ति आय अधिक। मेरे बच्चे, स्मार्ट स्टडी भी करने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बोलेंगे प्रति व्यक्ति आय, तो इसको हम पीसीआई लिख सकते हैं, पर कैपिटा इनकम, और अधिक में एरो दे देंगे ऊपर, क्योंकि आप लोग जेनजी हैं और जेनजी लोगों को स्मार्ट स्टडी करना सीखना चाहिए, लेंदी प्रोसेस नहीं। और आप लोगों को
हम चाहते हैं कि स्मार्ट स्टडी के थ्रू आगे बढ़ाएं। अगर 2 4 5 डायग्राम बना दें तो आप कम से कम उसके आधार पर 5 7 पन्ना लिख सकें। हम वो सारा तरीका आपको बताएंगे, प्रोजेक्ट कैसे बनता है, डायग्राम कैसे बनता है, आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, कम लिख करके ज्यादा नंबर कैसे पाएंगे, आप अपने आप को जो है कि कैसे प्रेजेंट करेंगे। पहला क्लास है, इसलिए थोड़ा सा हम फोकस कर रहे हैं इस पर, फिर बाकी पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। अब ध्यान रखेंगे, जनसंख्या कम, प्रति व्यक्ति आय अधिक। अब इस प्रति व्यक्ति आय को ही हम पीसीआई लिखेंगे। एक बार लिख देते हैं पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। और जैसे ही हम कहेंगे कम तो हम एरो नीचे दे देंगे, लेकिन यहां पर एक बार हम लिख देते हैं कम। ऐसे जो है कि लोग होते हैं। अब जरा देखेंगे, तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी, तकनीकी का विकास। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि इधर क्या लिखना है, तकनीकी का अभाव। इधर क्या है बच्चे, तकनीकी का अभाव। अब इधर आ जाएंगे, कलर व्हाइट ले लें, चलिए, तकनीकी का अभाव। इधर आ जाएंगे, औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण, इसका मतलब कि येलो और व्हाइट ही चलेगा तो ठीक है क्या? चलिए, फिर वही हमको चेक करना था, सबका विजुअल क्या है, अब दिमाग में रहेगा कंप्लीट। ठीक है, बच्चे का कमेंट आ रहा है उस पर, लाइए हम जरा बच्चे का कमेंट पढ़ें। बच्चे जरा फटाफट कमेंट करो, 1 मिनट, मतलब उसी पर करेंगे। ठीक है, आप लोगों का कमेंट हम पढ़ना चाहते हैं। हाँ, चलिए ठीक है। प्रियांशु नाम भी ले रहे हैं, देखो ऑनलाइन में नाम लेने जा रहा है अब इसका मतलब कि सब लोग एक एक कमेंट करना। व्हाइट कलर सही है सर। रोहित कुमार, कितना देर क्लास चलेगा? 1 घंटा डेली चलेगा मेरा क्लास। श्रेया कुमारी, सर इंग्लिश में भी बता दीजिएगा थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल, इंग्लिश में चल भी रहा है। ठीक है, इंग्लिश या हिंदी मीडियम, किस मीडियम में है सर? दोनों मीडियम में है काजल। अब तुम लोगों का लाइव हम नाम ले रहे हैं और ये नाम हम डेली लेते रहेंगे। अगर आपको जरूरत होगी, क्वेश्चन भी हम ऑनलाइन पूछते हैं। ठीक है, कद काठी पर मत जाना मेरे, ऑफलाइन भी क्लास लेंगे। एक दिन सेशन रख दिया जाएगा, आना तुम लोग हाजीपुर से। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। सारी चीजें मुन्ना सर आप लोगों को बता देंगे और हम एज ए फ्रेंड तुम लोग को ट्रीट करते हैं। कभी टीचर स्टूडेंट हम नहीं रहे, क्योंकि फ्रेंड की बात सुनी जाती है और आजकल का जमाना है कि स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो टीचर को फ्रेंड के रूप में बताए कि सर मुझे इस चीज में प्रॉब्लम है, रिगार्डिंग स्टडी, पर्सनल लाइफ नहीं। तो ठीक है, अब आ जाओगे। औद्योगिकीकरण अधिक, औद्योगिकीकरण कम, औद्योगिकीकरण कम। क्लियर? रहन सहन का उच्च स्तर, हाई स्टैंडर्ड लाइफ, रहन सहन का उच्च स्तर, रहन सहन का निम्न स्तर। आप लोग बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। अगर कम विकसित देश है उनका रोड देख लो, नाला देख लो, गली देख लो, बाजार देख लो, और अमेरिका का, जापान का, इटली का रोड देख लो, बाजार देख लो, कितना स्टैंडर्ड रहता है। रहन सहन का निम्न स्तर। चलो अब जरा ध्यान रखेंगे, सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर का योगदान अधिक। इधर सर्विस सेक्टर का योगदान कम। ठीक है, तो ये था हम लोगों का एक तरफ का विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था, इंग्लिश में लिख चुके हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी एंड डेवलपिंग इकोनॉमी। और जो ये सभी है, ये सभी कहलाता है अल्प विकसित। इसके लिए अलग से कोई कंडीशन नहीं है, जिसको हम लोग कहते हैं अंडर डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड। क्लियर? अब इकोनॉमी में हम लोगों का बंद और खुली अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है कि खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं। उसके बाद आज के क्लास को हम समाप्त करेंगे
और पहला चैप्टर का, उसका चैप्टर होता है ना सर, अभी तो बेस हम लोग पढ़ रहे हैं। बैंकिंग एक चैप्टर है, पूरा बैंकिंग पढ़ाएंगे तो लगभग 4-5 क्लास चलेगा, ठीक है। जो भी आपका सेगमेंट है, इकोनॉमी, बैंकिंग, फिनांस, सब पढ़ाएंगे हम, ठीक है। क्योंकि इसका अब आप देखे होंगे विदाउट, अभी पीडीएफ हम लोग पढ़ रहे हैं और लिख लिख के हम पढ़ा रहे हैं। हर एक चीज को जो है कि बड़े अच्छे ढंग से हम लोग देखेंगे, विश्वास के साथ। सेवा से जुड़े रहिए, क्योंकि सेवा का नाम ही है सेवा करना, और हम लोग करेंगे। आइए नेक्स्ट। अब एक ही दिन में सब बच्चा को दे दिया जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। इकोनॉमिक्स का बेस अभी बना रहे हैं आपको। चलिए, तो इकोनॉमी और बैंकिंग अलग नहीं है, इकोनॉमी और बैंकिंग सेम है। पहले बेस इकोनॉमी का बनेगा, उसके बाद उस पर बैंकिंग आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर सुन लेंगे बच्चे, इकोनॉमी है क्या? तो अर्थव्यवस्था, एक देश के अंदर सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां, तो उसमें हमारा एगो बैंको है। तो बैंक क्या है? तो बैंक एक जरूरतमंद संस्था है जिसमें ग्राहक अपना पैसा जमा करते हैं और अपनी जरूरत के लिए लोन लेते हैं। तो भाई कैसे लोन लेंगे और कैसे देंगे, उसके लिए बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR और SLR होगा। वो कैसे बढ़ता है, घटता है? बढ़ता है तो लोन क्यों घट जाता है? लोन लेने वाले की संख्या घट जाती है। जब मार्केट में पैसा कम जाएगा तो महंगाई घट जाएगा। इस तरीके की सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ा है, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहेंगे। पर्याप्त समय है मेरे पास, आपके पास, हम लोग पढ़ेंगे। कभी समय मिलेगा तो हम ज्यादा समय तक भी ले सकते हैं। चलिए आइए, अब यहां पर हम लोग बात करेंगे, एक तरफ बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था, चलिए यहां पर ध्यान रखेंगे, बंद अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात बंद, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता। यहां पर आयात निर्यात, आयात निर्यात होता है। ये प्रोटेक्टिव मोड में होते हैं, यानी हम अपना सामान किसी को नहीं लेंगे देंगे। प्रोटेक्टिव मोड, और ये होता है आपका डिफेंसिव मोड। इसका एग्जाम्पल आप लोग नाम सुने होंगे नॉर्थ कोरिया का, लेकिन कंप्लीट नहीं है, हमसे भी लेता देता है। और इंडिया सहित सभी देश शामिल। ये था हम लोगों का लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 2 में इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि उसका नेचर अलग है, इसलिए उसके साथ नहीं देखेंगे। ये 9 पेज का जो PDF जाएगा, इसको गहनता से आप देख लीजिएगा। कल हम आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछेंगे। किसी प्रकार का आवाज, बोर्ड, इंक और भी कोई चीजें, मेरी आवाज वैसे भी बुलंद है, एकदम जाता है एकदम प्रॉपर, टेंशन फ्री, टन टन आपके कान में जाएगा। रेगुलर आ जाना है 12 बजे, एकदम तैयार होकर के। तैयार होने का मतलब जो है कि कॉपी पेन लेकर के जो हम बोलेंगे वहां पर बात करना है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में जाएगा। मैक्सिमम आप लोगों को PDF दे दिया जाएगा और हम बता देंगे कहां से कहां तैयार करना है। तो फिर से जो है कि हम, आपको कुछ बोलना है सर? तो मुन्ना सर आ रहे हैं, आप लोग स्वागत करेंगे और मुन्ना सर को धन्यवाद दीजिए। और DC कॉलेज के प्रशासन को भी ध्यान दीजिए, धन्यवाद देना है कि इस तरीके के प्रोग्राम के साथ हम लोग आपसे जुड़ रहे हैं। और पटना से कुमार प्रवीण इकोनॉमिक्स आपको जो है कि पढ़ा रहे हैं। अलग अलग शिक्षक और भी एक्सपर्ट हैं। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और अपने कॉलेज प्रशासन तथा सेवा का नाम रोशन करिए, क्योंकि इसके माध्यम से ही आप आगे बढ़ेंगे। और मम्मी पापा के साथ साथ अपने शिक्षकों का भी नाम रोशन करिए। कल हम लोगों की मुलाकात होगी, इसके बाद दूसरे लेक्चर में। धन्यवाद।
चलिए, धन्यवाद प्रवीण सर को। सबसे पहले तो आप लोग मैसेज में अटेंडेंस शीट दिया गया है, एक लिंक दिया गया है अटेंडेंस शीट का। सबसे पहले आप अटेंडेंस बना ले, नहीं तो आज एब्सेंट आप लोग का हो जाएगा। अटेंडेंस आपका जो लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप में जो लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से सबसे पहले अटेंडेंस बनाए। अटेंडेंस में अपना नाम, कोर्स का नाम, आप किस सब्जेक्ट से है, ऑनर्स पेपर आपका क्या है और किस सब्जेक्ट से आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, इन तमाम चीज़ों को आप उसमें भर करके सबमिट कीजिए, तभी आपका अटेंडेंस बनेगा, अन्यथा आपका अटेंडेंस एब्सेंट कर दिया जाएगा। तो आपको समय दिया जा रहा है, आप शुरू हो जाए और भरना शुरू कीजिए, तब तक हम आपको विशेष और चीज़ें बताऊंगा। फिलहाल आप पहले अटेंडेंस बना लें। क्लियर हो रहा है? ठीक ठीक। बना लिए आप लोग अटेंडेंस? देखिए सर, बना लिए? नहीं बन रहा आप लोग का अटेंडेंस? व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिंक भेजा गया है, दोबारा मैं भेज दे रहा हूं लिंक को। आप उस लिंक को खोलें और जैसे ही खोलेंगे एक फॉर्म आएगा। फॉर्म में मात्र 3 या 4 चीजें भरनी है, आप उसे भर दें, आपका अटेंडेंस यहां बन जाएगा। ठीक है, तो अटेंडेंस आप लोग बना ले और ऑनलाइन क्लास इस तरह से चलते रहेगा। सारी चीज़ों को बता दिया जाएगा कि इंटर्नशिप में कैसे क्या मतलब कि आपका प्रोजेक्ट बनेगा, किस तरह से आपको सबमिट करना है। एक हमारे पास सबमिट करना है, एक आपके पास रहेगा और एक कॉलेज के पास रहेगा। मैं आपका एग्जाम्पल में उन सारी चीज़ों को मैं बता दूंगा किस प्रकार से आपको बनाना है, या आप स्वयं बना सकते हैं या फिर आपको गाइड किया जाएगा हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा कि आपको कैसे बनाना है। तो उस चीज़ को आपको बखूबी आपको समझ लेना पड़ेगा। मैं एक बार यहाँ से भी प्रेजेंट कर दूंगा। अब जब आपका ऑफलाइन क्लास चलेगा, ऑफलाइन में आपको आना पड़ेगा और ऑफलाइन में आकर के आपको समझना पड़ेगा कि सर क्लासेज में जो हम लोग का क्लास चल रहा है, ऑफलाइन भी क्लासेज चल रही है, तो आप लोग को इन्वाइट किया जाएगा, आप लोग का बैच को, आप लोग आएंगे और हमारे एक्सपर्ट्स रहेंगे, प्रवीण सर रहेंगे। आपको विशेष आपको आई कॉन्टेक्ट के माध्यम से आपको सारी बातें, कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। आपका जो भी डाउट है वो डाउट को यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। ना सिर्फ प्रवीण सर बल्कि बहुत सारे टीम मेंबर बैठे रहेंगे, उस टीम मेंबर के सामने आपको सारी बातें, कंफ्यूजन जो है वो दूर कर दी जाएगी। ठीक है, तो फिर हम कल मिलते हैं 12 बजे इसी चैनल के माध्यम से और इसी एप्लीकेशन के माध्यम से, सेवा स्टडी सेंटर। अगर आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं, बहुत सारे लोग हैं कि सर खोल दिए, नहीं बन रहा है, नहीं चल रहा है, तो आप पहले साइन अप कीजिए। साइन अप करने के बाद आपके पास OTP आएगा। OTP अगर आपके पास आते हैं तो आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको एक फोल्डर आ जाएगा सेवा स्टडी सेंटर का। आप वहाँ पर जाएंगे और आप ऑल कोर्स में आप देखेंगे, ऑल कोर्स में आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को चूज कीजिएगा। वहाँ पे लाइव चलेगा, प्ले 1, प्ले 2, प्ले 3 वहाँ पर दिया हुआ। प्ले 1 में आप क्लिक करेंगे, आपका लाइव क्लास चलना शुरू हो जाएगा। अगर लाइव क्लास नहीं चलता, अगर आप मिस कर गए हैं, तो आप दोबारा देख सकते हैं, कई बार आप देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो तब तक अपलोड रहेगा जब तक आपका क्लास चल रहा है, जब तक आपका इंटर्नशिप खत्म नहीं हो जाता है। 25-26 को जो टेस्ट लिया जाएगा, हमारे द्वारा टेस्ट लिया जाएगा, वो टेस्ट में आपको क्वालिफाई करना है और टेस्ट का जो क्वेश्चंस तैयार होगा वो इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड तैयार होगा। तो आप लोग क्लास को मिस ना करें और क्लास रेगुलर करें। अपने मित्रों को बता देंगे जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है और इससे जुड़ा हुआ है, बैंकिंग, इकोनॉमी और फाइनेंशियल से जुड़ा हुआ है, तो आप उन मित्रों को बता देंगे ताकि वो भी ज्वाइन कर ले। और क्लास कहीं से भी, किसी भी प्रकार से आपको कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आपकी सारी चीज़ों की गाइडलाइन आपको दिया जाएगा बारी बारी से, इसलिए घबराना नहीं है। कैसे होगा सर, कैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे सर, नंबर कैसे आएगा सर, अटेंडेंस कैसे बनेगा सर, इन सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा भी सोचना नहीं है। हाँ, लेकिन आपको उपस्थित होना पड़ेगा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में। मैं जैसे ही बताऊंगा किस दिन आपको ऑफलाइन आना है, तो उस दिन आप लोग ऑफलाइन में आ जाएंगे क्लास करने के लिए। कहाँ पे आना है मैं लोकेशन बता दूंगा, क्लासरूम बता दूंगा, आपकी सारी क्लासेज यहाँ पे विधिवत शुरू हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं कल 12 बजे। धन्यवाद।